पेज 503, पेज नंबर 503, 503 कहते हैं इसे इंग्लिश में। फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कैरिड आउट बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेस। आपने बताना है वैल्यू ऑफ सेल वीओएस कितनी है, सिर्फ वैल्यू नहीं बतानी, साथ उसकी रीजन भी बतानी है। आपने चीज़ें बेची हैं 8 लाख की एक डीलर को, उसको आपने डिस्काउंट दिया 20% रेट डिस्काउंट, जो कि बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक था, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो आपने इनवॉइस पे शो नहीं की। तो डिस्काउंट को माइनस करने की दो शराइत थी। पहली शर्त ये थी कि डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो, और दूसरा डिस्काउंटेड प्राइस इनवॉइस के ऊपर लिखी हो। तो जब दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही तो पहली शर्त बेशक पूरी हो भी रही है, तो सेल हम रिकॉर्ड करेंगे 8 लाख पे नहीं, 8 लाख डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1000 के ऊपर सेल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सवाल में द अमाउंट वाज नेट। ये अमाउंट नेट है, ये अमाउंट नेट है, इधर से नजर नहीं आएगा, सेकंड रो में जगह बना लें। द अमाउंट वाज नेट। चलें जी आगे। तो सेल रिकॉर्ड होगी। सो व्हाट इज द वैल्यू 1000, स्टेट द रीजन। तो रीजन आप यही बता के आएंगे, एज पर द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई द डिस्काउंट शुड बी नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड शुड बी मेंशन्ड ऑन इनवॉइस। इन दिस केस इट इज नॉट मेंशन्ड इन इनवॉइस, सो इट इज नॉट अलाउड। ओके, ज्यादा वैसे तफसील नहीं देंगे, 8 नंबर का सवाल है, हर एक 1.5 मार्क्स होगा हर एडजस्टमेंट का। तो मेरे ख्याल से इन एज पर नॉर्म्स लिखने की जरूरत नहीं, वो तो लिखा हुआ है उसने, दूसरी बात बस कर दीजिएगा। पॉइंट 2 फिर करेंगे, अभी रहने दें। अच्छा जी 3 पॉइंट, एडवांस आया 6 लाख रुपए का, तो पैसे आ गए, अभी चीज़ें डिलीवर होनी है 2 महीने बाद, चीज़ें डिलीवर होनी है 2 महीने बाद। तो इसलिए एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई द सप्लाई इज रिकॉर्डेड। यार हद हो गई, उस क्लास के अंदर 1000 बने हुए हैं सारे, जल्दी करो जो भी करना है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई द सप्लाई इज रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। चला जाए तो 1000 के पास, when the goods are delivered. So in this case the sale will be recorded at the time the goods are delivered, that is the month of April, and no sale will be recorded in the month of February. मार्च की तुम आ गया पहुंची भी सर। पॉइंट नंबर 4 तो किसा बेटा पॉइंट छोड़ें, पॉइंट 5 4 आप कर लेंगे, थर्ड शेड्यूल वाले। नए पार्ट्स हैं 12 लाख रुपए के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं टू रिप्लेस द डिफेक्टिव पार्ट्स अंडर वारंटी। यही पॉइंट अभी भी है और ये कल वाला भी छोड़ा हुआ है, पॉइंट 2। इस पॉइंट का मतलब समझ लें आप। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री रिप्लेसमेंट। फ्री रिप्लेसमेंट ये होती है कि आप कस्टमर से पुरानी चीज़ें लेके उससे नई चीज़ें दे दें। यानी कि होंडा वालों ने सरासिफ मार्च के महीने में गाड़ी बेची और सरासिफ अप्रैल के महीने में गाड़ी वापस ले आए कि जब मैं चलाता हूं तो गाड़ी गड़ करती है, तो होंडा वालों ने उनको फ्री रिप्लेस कर दी, पुरानी गाड़ी लेके नई गाड़ी दे दी। इसको पेपर में इग्नोर करना है, क्योंकि मार्च के महीने में आप सेल रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप जो नई गाड़ी आपने उनको दी है उसकी सेल मत रिकॉर्ड करें, या फिर ऐसा करें पुरानी गाड़ी की सेल उल्टा के नई गाड़ी की सेल रिकॉर्ड करें। तो इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए पेपर में जो एग्जामिनर लिखता है हम वही लिखा करेंगे। आईके वाले जवाब में लिखते हैं फ्री रिप्लेसमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर द लॉ। बस फ्री रिप्लेसमेंट्स टैक्सेबल नहीं है। शायद दुकानदार को इसलिए भी, अगर प्राइस डिफरेंस भी हो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या वो, हाँ वो मैं कर लेता हूँ डिस्कस। नहीं, डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल चीज़ें तबाह करनी है। अभी ये है कि दुकानदार ने चीज़ बेची, आप उसके पास ओवन वापस लेके चले गए, मुझे पसंद नहीं आया, उसने आपको नया ओवन दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ नए ओवन की आपने कोई एंट्री नहीं करनी, नए ओवन की सेल को आपने इग्नोर कर देना, बस ये है। तो वैसे तो आपको पता है ना, वैसे अगर मैं कहूँ अगर इतनी सी लाइन होती न्यू पार्ट्स फॉर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर तो सेल थी। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप डायरेक्टर को चीज़ें दे दें, दोस्त को चीज़ें दे दें, बेगम को चीज़ें दे दें बिजनेस में बनी हुई, घर चीज़ें लेके चले जाएं, अपने बिजनेस में चीज़ें यूज़ कर लें, तो वैसे तो चीज़ों का जाना टैक्सेबल है और सेल है। लेकिन आज एक हमने एक्सेप्शन पढ़ी है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीज़ें कस्टमर को दे रहे हो पुरानी लेके, अगर पुरानी लेना ना लिखा होता और वैसे लिखा होता कस्टमर को दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर सेल होती। जी वारंटी वाली बात मैंने करनी है, मैंने वो बात करनी है, 1 बाय 1 चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा,
असल में ये प्रोविजन लॉ के अंदर लिखी नहीं हुई, इसलिए ये आई के पता नहीं क्यों 2-3 दफा से टेस्ट कर रहे हैं। तो लिख लें जी, फ्री रिप्लेसमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर द लॉ। बस अब कोई लॉ की प्रोविजन मैं आपको ढूंढ के नहीं बता सकता। अब्दुल्ला के तीनों क्लासेस में नोट्स मौजूद हैं, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे ही बांटे जाएंगे, पढ़े में इधर कहीं। ओके नेक्स्ट जी। अच्छा जी, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है, हमने पढ़ा हुआ है, अगर बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो। कैश डिस्काउंट होता है जल्दी पैसे दे दो तो तुम्हें पैसे छोड़ देंगे, इट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट से ये होता है कि आप जो है वो ज्यादा चीजें खरीद रहे हो, हम आपको पैसे छोड़े हैं। और कैश डिस्काउंट ये होता है कि आप जल्दी पैसे दे दो तो हम आपको पैसे छोड़े हैं। कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, ये सेल में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, इवन इफ इट इज एज पर बिजनेस नॉर्म्स, चाहे बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक ही क्यों ना हो, ये नॉट अलाउड है। क्या मतलब है इस बात का? आपने चीजें बेची 100 रुपए की, आपने शेख साहब को कहा शेख साहब आप 100 रुपए की चीजें तो आज तक हमने कभी जिंदगी में किसी को नहीं बेची, तो आप बड़े अच्छे कस्टमर हैं, हम आपको 10 रुपए छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप पैसे लेके 2 दिन के अंदर आ जाएं तो हम आपको 2 रुपए और छोड़ देंगे। आप बता दें सोल्यूशन, व्हाट इज VOS 90। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है, उसमें भी शर्त है बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो। कैश डिस्काउंट चाहे बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक हो या ना हो, इसको सेटलमेंट डिस्काउंट इसलिए कहते हैं कि जल्दी पैसे सेटल करने पे आप ग्राहक को पैसे छोड़ते हैं। तो अगर ग्राहक को आप ये कहें कि तुम पैसे जल्दी ले आओ और हम तुमसे पैसे कम ले लेंगे, तो फिर ये 88 इज नॉट सेल, स्टिल द सेल इज 90, नॉट करेक्ट। बस जो भी आप समझ लो। ओके नेक्स्ट, बातें नहीं करनी उधर। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख वर सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स, उधार पे खरीदी हैं 4 लाख की चीजें। और इसमें लिखा यह है कि अगर तुम 2 दिन में पेमेंट कर दोगे, सॉरी अगर तुम 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें 2% डिस्काउंट दे देंगे। ये पढ़ा हुआ है F1 में, ये अगर तुम 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो हम तुम्हें 2% डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन आम तौर पे हमारे नंबर ऑफ डेज 30 हैं, वैसे हम 30 दिन में पेमेंट लेते हैं, लेकिन अगर तुम 10 दिन में कर दोगे तो तुम्हें हम पैसे छोड़ देंगे। ये मतलब होता है इस बात का। कस्टमर पेड द अमाउंट विद इन 10 डेज, और कस्टमर ने 10 दिन में पैसे ले लिए। आप बताएं टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख, इसमें ये नहीं लिखा हुआ, ये नेट है ऑलरेडी, टैक्सेबल गुड्स ऑफ 4 लाख वर सोल्ड। तो आप बताएं 4 लाख पे सेल बुक करेंगे या 4 लाख माइनस 2%? 4 लाख पे सेल बुक करेंगे, तो वैल्यू बता दें 4 लाख, ये सोल्यूशन होगा हमारा। और लिख के आएंगे कैश डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। तो ये था जी एडजस्टमेंट 6 में। बाकी इंशाल्लाह ये करते रहेंगे हम विद थ्योरी के पास पेपर। सफ़े बांटे अब्दुल्ला, समीउल्लाह सफ़े बांटना शुरू करो, 20-20, 25-25 पकड़ाते रहो सबको। चैप्टर 2 निकाल लें। ऑनलाइन में ये सफ़े अपलोड हो रहे हैं, इन सफ़ों के ऊपर ऐसी थोड़ी सी ज़रा चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि वो आप इन सफ़ों से देख के अपनी किताब पे लिख लें। 20-20 पकड़ा दो। क्या बच्चे साथ साथ शाबाश दे रहे हैं आपको?
ओके, लेट्स स्टार्ट। जी किसी को पेजेस ना मिले हों, जो बच गए हैं वो एंड पे तो रख दीजिएगा, हाथ खड़ा रखेंगे तो सफ़ा मिलेगा। अच्छा जी, पार्लियामेंट कहते हैं या आप पार्लियामेंट कहते हैं? पार्लियामेंट, ताकि स्पेलिंग याद आए। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, और एक होता है मीडियम हाउस। अच्छा, अपर हाउस कौन सा है? अच्छा जी, सेनेट। और लोअर हाउस? नेशनल। वॉल्यूम थोड़ा लो रखें। अच्छा, एक हो गया अपर हाउस, एक हो गया लोअर हाउस। और भाई भी आ गए हैं, बड़े टाइम पे पहुंचे हैं, लगता है इनको भिनक पड़ गई थी, चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। मुस्कुरा तो दो ना, कोई टीचर को बात किया करे आगे से मुस्कुरा दिया करें, अच्छी लगे ना लगे। अच्छा, अब जी सेनेट में हर सूबे की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, और यानी कि हर सूबे के बराबर बंदे बैठे होते हैं। लेकिन नेशनल असेंबली में हर सूबे के बराबर बंदे नहीं बैठे होते, कुछ ऊंचे कद के होते हैं, कुछ छोटे हो सकता है पंजाब के 100 हो तो सिंध के 50 हो। तो नेशनल असेंबली के अंदर जरूरी नहीं हर सूबे के इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। पाकिस्तान में ये 2 बास्केट्स हैं बड़ी बड़ी। एक बास्केट का नाम है FCF, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। समीउल्लाह सफा नहीं मिलेगा कभी आपको, आप इधर देखो। एक बास्केट का नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इसमें फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स कंसोलिडेट होते हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स कंसोलिडेट होते हैं। इस बास्केट में 2 किस्म के पैसे आते हैं। एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है, जो कि आपको पता है टैक्सेस की फॉर्म पे है। तो गवर्नमेंट जब लोगों से टैक्स लेती है, तो फिर गवर्नमेंट के पास जो है रेवेन्यू आता है। और दूसरा, इस बास्केट में लोन का लेना आता है, लोन लेना आता है। जैसे पाकिस्तान वाले जो है जेट तैयारा करा के बाहर के मुल्क से, सऊदी किंग से जो है वो लोन लेने जाते हैं। भाईजान थोड़े से पैसे दे दो, लोन लेने जाते हैं। तो इसका तो अब इस बात का मतलब क्या है कि FCF की बास्केट में 2 चीजें होंगी। नंबर 1, एक तो जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा होगा टैक्सेस की फॉर्म में, और दूसरा जो गवर्नमेंट क्या ले रही होगी, लोन। और एक और चीज होगी, वो होगी लोन की वापसी। लोन की वापसी, लोन की वापसी। हमने चीचनिया को लोन दे दिया और चीचनिया ने वो लोन हमें वापस कर दिया। हमने लोन दे दिया कीनिया को, और कीनिया ने वो लोन हमें वापस कर दिया। हमने लोन दे दिया किसी और कंट्री को, हमने नहीं, चीचू की मलिया इन पाकिस्तान हमने लोन दे दिया किसी और, इथियोपिया को लोन दे दिया, और इथियोपिया ने हमें लोन वापस कर दिया। जमाना आएगा। तो लोन की वापसी भी इसी अकाउंट के अंदर आएगी। तो इस अकाउंट के अंदर 3 चीजें आएंगी। अच्छा, ये चैप्टर आसान बहुत है, इसलिए इसको आपने ना इधर ही साथ साथ याद करना है। इन यानी इस बास्केट में कौन कौन से पैसे आएंगे, और नहीं, ये वो वाला नहीं है। ऑल रेवेन्यूज, अब अनारकली जा चुकी। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, सारे टैक्सेस वगैरह। ऑल लोन्स रेज्ड, सारी भीख वगैरह बाय फेडरल गवर्नमेंट। एंड एनी अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की वापसी फ्रॉम इथियोपिया। इथियोपिया को लोन दिया था कायदे आजम ने, वो नवाज शरीफ भी अभी तक वापस नहीं ले सका। तो लोन की वापसी, तो ये तीनों चीजें इस बास्केट के अंदर आएंगी। और ये फिक्रा तो आसान सा है, जैसे बैंक स्टेटमेंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, तो ये फिक्रा उससे निकला हुआ है, शेल बी क्रेडिटेड टू दिस वाली बास्केट। ये पैसे FCF की बास्केट में जमा करवा दिए जाएंगे। मोहतरम, ये हम पढ़े हैं पाकिस्तान का आइन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसके अंदर ये 78 जो है सेक्शन नहीं है, ये आर्टिकल है, जिसको आप दफा 78 के मुताबिक आर्टिकल 78 इसे लोग घर में नहीं बोलने होते। अच्छा पढ़ें जी। इसके अलावा कोई भी पैसे जो होंगे वो एक और बास्केट में जमा करवाए जाएंगे। ये बास्केट नहीं है, ये बास्किटी है, किटी। बस कमेंट्री क्यों शुरू हो जाती है। ये है जी पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। ये पढ़ें जी। ऑल अदर मनीज शेल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट फेडरेशन। इसमें कौन से पैसे होंगे? जो भी पैसे गवर्नमेंट रिसीव करे। हमने कहा इस तरह तो पता नहीं चलता, खुल के बात करो।
कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ डिपॉजिट किए जाए, मसलन हुकूमत केस जीती, हुकूमत केस जीती, यानी इंडिया का कोई बंदा पाकिस्तान में आ गया और हुकूमत ने इंडिया के खिलाफ केस कर दिया और फिर हुकूमत पैसे जीत गई, चाय की प्याली पिला के पैसे जीत गई। तो हुकूमत ने केस कर दिया और हुकूमत केस जीत गई। इसी तरह हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर भी केस कर सकती है। हुकूमत ने मलिक रियाज के खिलाफ केस कर दिया कि यार इसने बहुत ज़्यादा इलाके के ऊपर जो है वो प्लॉटिंग कर दी है, ये नहीं करनी चाहिए थी इसको, और फिर मलिक रियाज ने जो है वो 10 अरब रुपया हुकूमत को दिया जुर्माना, तो ये भी हुकूमत केस जीती। तो ये जो हुकूमत केस करती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पैसे जमा करवा दिए जाते हैं, वो हुकूमत के होते हैं। ये किस बास्केट में जाएगा? PAF में। बोलो बोलो PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं। अच्छा जी, अगला मसला है जी, मसला है कि कब्जा किसके पास होगा, इनका कब्जा, कब्जा। आप लोग अपनी क्लासें लगवा लें, एक सेशन ना शाम को जिसमें अपनी चीन मुंग सारी समझा दिया करें लोगों को। द कब्जा ऑफ द FCF एंड द कब्जा ऑफ द PAF। FCF और PAF का कब्जा, द पेमेंट एंड विड्रॉल्स, और उससे जो पेमेंट्स हो रही हैं, एंड ऑल अदर कनेक्टेड मैटर्स शेल बी रेगुलेटेड बाय शोरा। शूरा बोले, शूरा नहीं, शोरा बोले, शोरबा। शेल बी रेगुलेटेड बाय एक्ट ऑफ मजलिस शोरा। कुछ लोग मौके से फायदा उठा के मोबाइल यूज कर रहे हैं, अल्लाह अकबर। शेल बी रेगुलेटेड बाय मजलिस शूरा और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट साहब कोई रूल बना दे तो वो। तो ये जी हमने डिस्कशन की कस्टडी की। तो कस्टडी शेल बी रेगुलेटेड बाय मजलिस शूरा और बाय प्रेसिडेंट शोरा, प्रेसिडेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट जरा थोड़ा सा, अब मुझे कुछ खामोश हो जाए, इनफ। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टिकल 80 को छोड़ें, 81। शादियों पर पिंक टी की बाल्टी पड़ी होती है, तो उसमें सबसे पहले तो पिंक टी डाली जा रही होती है, ठीक है, उसमें सबसे पहले तो पिंक टी डाली जा रही होती है। अब वो जो पिंक टी शादियों में डाली जा रही होती है, तो एक वक्त आता है कि ऑर्डर कर दिया जाता है, भाईजान अब इसकी टूटी खोलने की इजाजत है। फिर जो है वो आपको उसकी टूटी खोलने की इजाजत होती है। ये जो टूटी खुलती है ना, इसे कहते हैं आउटफ्लो। इसे क्या कहते हैं? आउटफ्लो। पहले उसमें क्या हो रहा होता है? इनफ्लो, ठीक है। कुछ सादा बंदे मेरे जैसे, आप जैसे जाके हाथ धोने लग जाते हैं, टूटी खोलो या तेरी तो मेहरबानी। अच्छा, तो अब पढ़ें जी आर्टिकल 81। आर्टिकल 81। अब जी सबसे पहले चुप, उस क्लास में सबसे पहले, ये लास्ट वार्निंग है, अब कोई बोले मत। सबसे पहले इस बास्केट से प्रेसिडेंट साहब को तनख्वाह दी जाएगी, जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। सबसे पहले इस बास्केट से किसको तनख्वाह दी जाएगी? प्रेसिडेंट को। इसके बाद उसके दफ्तर के खर्चे, बिजली का बिल, गैस का बिल, बिजली के बिल, सारी चीज़ें, उसके मुलाजमीन की तनख्वाहें, इस बास्केट में सबसे पहले ये होगा। दूसरा काम, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को बुलाया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को बुलाया जाएगा, इनको तनख्वाहें दी जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पाकिस्तान में है उसको तनख्वाह दी जाएगी। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और नेशनल असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इनको तनख्वाह दी जाएगी। ऑडिटर जनरल को तनख्वाह दी जाएगी, ये लोगों के जनरल ऑडिट करता है। इन लोगों को तनख्वाह देने के बाद अगला काम जो पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के दफ्तरों में जो अफसर और मुलाजमीन हैं और इन लोगों के दफ्तर में जो एडमिन एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो पे किए जाएंगे। यानी पॉइंट बी इज फॉर 2 से 5, 2 से 5 नहीं बल्कि सबके लिए। इन्हीं सारे लोगों के दफ्तरों के खर्चे, द एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ, आगे वही अंग्रेजी है, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडिटर जनरल, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट्स होते हैं दफातर, लिख लेना साथ साथ, छोटी छोटी चीजें। सेक्रेटेरिएट्स होते हैं दफातर, एंड दफातर ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली। उधर क्यों लिख रहे हो, नीचे लिख के दिखाओ ना, एंड दफातर ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली। पॉइंट सी की हेडिंग दे दें, इंटरेस्ट की पेमेंट और लोन के प्रिंसिपल की पेमेंट। पॉइंट सी की हेडिंग दे दें, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और लोन के प्रिंसिपल की पेमेंट होगी। इंटरेस्ट की पेमेंट और लोन के प्रिंसिपल की पेमेंट। चलें जी, डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, मसलन क्या, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और द रीपेमेंट ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ लोन, ये कैपिटल इसने ऐसे ही लिख दिया, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लोन, वो जो लोन लिया हुआ है लोन वापस करना, ये गवर्नमेंट वापस कर रही है, तो अमेरिका से जो लोन लिया हुआ है अमेरिका को लोन वापस करना है, तो इसी बास्केट में से पे किया जाएगा। इसकी हेडिंग पढ़ें क्या आर्टिकल 81 की, एक्सपेंसेस जो निकाले जाएंगे फ्रॉम एफसीएफ, चार्ज्ड अपॉन, निकाले जाएंगे, खर्चे जो किए जाएंगे, टूटी खोली जाएगी, आउटफ्लो, एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स। अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन्स हो सकता है कई दफा प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी बारात लेके जेट त्यारा लेके लोन लेने चले जाते हैं, तो ये अदर एक्सपेंसेस होंगे फॉर रेजिंग लोन, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, और लोन के वो तो ऊपर वाली बात होगी, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। नेक्स्ट, मैंने कहा था हुकूमत अगर केस जीत जाए तो इस बास्केट में पैसा आएगा, लेकिन अगर हुकूमत केस हार जाए तो इस बास्केट से पैसा जाएगा। अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान, इसका मतलब है हुकूमत हारी, ना मैं हारा ना तू हारा, हुकूमत हारी, हारी हारी हारी। हारी किसे कहते हैं? जो जमीन काश्त करते हैं, लेकिन ये दूसरा वाला हारी है। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स इनफ। एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। ओके, चलें जी, अब हम 2-3 मिनट की ब्रेक लेते हैं, इसको याद करें सारा। अब मुझे निकालना पड़ेगा अपनी वो क्लास से। कोई कह रहे चुप करो, कोई बात करे, कोई बात करे, हद होती है वैसे। आर्टिकल 78, 3 बातें, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन्स रेज्ड एंड ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इन, आगे फिक्रा आसान है, शेल बी क्रेडिटेड टू एफसीएफ। अगली 2 बातें, ऑल अदर मनी इज रिसीव्ड, ऑल अदर मनी इज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट शेल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। चलें, कस्टडी याद करें, कस्टडी ऑफ एफसीएफ एंड कस्टडी ऑफ शेल बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा और रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट की तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जज की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, सेनेट के 2 बंदों की, नेशनल असेंबली के 2 बंदों की, ऑडिटर जनरल की, और इनके दफातर के और खर्चे। इसमें जरा याद करना पड़ेगा आपको पॉइंट सी, डेट चार्जेस नंबर 1, नंबर 2 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, नंबर 3 इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस फॉर रेजिंग लोन एंड रीपेमेंट ऑफ डेट, अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। चलें जी, जल्दी 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 इधर याद करें, स्टार्ट करें। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, ऑल लोन्स रेज्ड और एनी अमाउंट इन द रीपेमेंट ऑफ अ लोन शेल बी क्रेडिटेड टू एफसीएफ। नंबर 2, all other monies received by federal government or deposited with Supreme Court shall be credited to, custody shall be regulated by act of Majlis Shura और President। वैसे हम भी इस तरह अपने जमाने में याद करते थे, जल्दी याद हो जाता था, आप लोग पता नहीं क्यों इन चीजों को सर पे चढ़ाया हुआ है। सर पे चढ़ाएंगे तो चढ़ेंगी चीजें फिर सर पे। प्रेसिडेंट की तनख्वाह, नेक्स्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन, स्पीकर, ऑडिटर जनरल और उनके दफ्तरों की तनख्वाहें। अगली चीज आसान है, डेट चार्जेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड अदर पेमेंट्स और अमाउंट पेड फॉर अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान। चलेंगे, ये 3 चीजें याद होंगी। इनको ना एक नाम दिया जाता है, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ। ये वो खर्चे हैं जो एफसीएफ की बास्केट से टूटी खोलकर किए जाएंगे। इन खर्चों का नाम है आर्टिकल 81 वाले खर्चे, आर्टिकल 81 वाले खर्चे, एक्सपेंडिचर्स, इसकी इंग्लिश याद करनी पड़ेगी आपको, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन एफसीएफ, एफसीएफ पर चार्ज किए गए खर्चे। ओके, कुकड़ी, क्या चीज? कुकड़ी, हैन ले, बोले बोले, अब सही हो गया? गोल होता जा रहा है।
अच्छा बोलें, hen ले eggs, एग नंबर 1, एग नंबर 2, मुर्गी अंडे देती है हमारे सामने, ये भी बोलना है हमारे सामने, मुर्गी हमारे सामने आकर अंडे देती है, मुर्गी गिव्स अंडे इन फ्रंट ऑफ अस, मुर्गी ले एग्स। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में साल में एक दफा दिया करेगी, हर साल फेडरल गवर्नमेंट ले करेगी, ले बिफोर नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के सामने जाके क्या हो गया, हर साल फेडरल गवर्नमेंट, हो भाई वापस आजा, लाहौर वापस आजा, इसको जरा रोको, इसके कंधे पकड़ो, हर साल फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली। चलें जी, पहला लफ्ज़ आपको याद हो गया, बोलें बिस्मिल्लाह, हर साल फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली, फेडरल गवर्नमेंट इज लाइक मुर्गी, ले बिफोर द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली इज लाइक वी, हमारे सामने आके क्या देगी, तो अंडे नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने हर सालाना बेस पे अंडे नहीं देने, एक स्टेटमेंट देगी ये, इस स्टेटमेंट का नाम है एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट में दो चीजें होंगी, हुकूमत की रिसीट्स, या हुकूमत को कहां कहां से पैसे आएंगे, और हुकूमत के खर्चे। खर्चे दो किस्म के हैं पूरे चैप्टर में, एक खर्चे हैं आर्टिकल 81 वाले, आर्टिकल 81 वाले, प्रेसिडेंट की तनख्वाहें वगैरह और ये सारा, एक है अदर एक्सपेंसेस, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, वो सड़कें बनाने का, मोटरवे बनाने का खर्चा, कोई सी पैक का प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई खंबे लगाने हैं, लाइटें लगानी हैं, पार्क बनाने हैं, ये खर्चे भी हमने डिस्कस नहीं किए 81 में। तो अदर एक्सपेंसेस जैसे रोडें बनाना, सड़कें बनाना, ये सारे खर्चे तो नोट कर लें जी। तो बजट में कितनी चीजें होंगी, दो चीजें, खर्चे और, यानी पाया और खोया, और खोए फिर दो किस्म के होंगे, वो खर्चे जो आर्टिकल 81 वाले हैं, तनख्वाहें वगैरह लोगों की, और वो खर्चे जो उधर हैं चैप्टर 2 में जाके बनाएं, चैप्टर 2 आपकी किताब में है, और आपकी किताब चैप्टर 2 नहीं। तो भाईजान पत्ती कितने किलो की पैकिंग में मिल रही है, 1 किलो पत्ती, पत्ती 900 रुपए किलो, अच्छा आपको पता है पहली रो में जिन बैठे हुए इसलिए कोई नहीं बैठा आज इधर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, ओ जपी मार। अच्छा जी, समीउल्लाह जरा पहली रो में आए, जिनों के साथ बैठे आए इधर, आज देखें, जिंदगी करीब से देखें। कोई तो दूसरे जिनके ऊपर बैठ गया। ओके, जिन्हों चुड़ैलों के पांव उल्टे होते हैं, नीचे ना देखने लगे आप लोग। ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि कौन किसके सामने क्या ले बिफोर करेगा और कब ले बिफोर करेगा। साल में एक दफा, साल में इन ईच फाइनेंशियल ईयर फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली an estimate of receipts and expenses. This is called as annual budget statement. In each financial year, federal government, मुर्गा नहीं, federal government shall lay before national assembly. हाथ जरा ऊपर करो, साथ साथ करो। In each financial year, the federal government shall lay before national assembly an estimate of receipts and expenses, this is called as annual budget statement. Yo boy, this is called as annual budget statement. वापस आ जाए यहाँ, तो जितने दिख होती होते in each financial year, article 80, बस अब माइक ऑफ कर दें अपना। in each financial year the federal government shall lay before national असेंबली। आज आप लोगों ने ऐसे घर में लगे होने,
मुर्गी अंडे देती है, मुर्गी अंडे देती है, फेडरल गवर्नमेंट भी देती है, shall lay before नेशनल असेंबली। यार जिस बात ही हो गया बच्चा, in each financial year the federal government shall lay before, जिंदगी को एंजॉय करें, shall lay before the national assembly a statement of estimated receipts and expenses. It will be called as सालाना अंडे, एनुअल बजट स्टेटमेंट। अच्छा ये साल में 2 दफा नहीं देना, एक ही दफा, इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल में 1 दफा दिया करेंगे अंडे। अच्छा अब ये जो एनुअल बजट स्टेटमेंट है ना, इसमें 2 बातें होंगी। पहली बात, कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चे पूरे करने के लिए, और दूसरी बात क्या होगी, कितने पैसे चाहिए सड़कें बनाने के लिए। तो एनुअल बजट स्टेटमेंट में 2 बातें होंगी। नंबर 1, कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों के लिए, और कितने पैसे चाहिए अदर खर्चों के लिए। और एक और भी बाइफर्केशन होगी कि इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, यानी डे टू डे का खर्चा, तनख्वाहें वगैरह, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, जैसे सड़कें बनाना वगैरह। तो एनुअल बजट स्टेटमेंट शेल शो सेपरेटली, 2 बातें अलग अलग होंगी। क्या, मैं सफे के एंड पे पढ़ा हूं, कितने पैसे चाहिए आर्टिकल 81 वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, एक ये बात बजट में होगी। दूसरी बात बजट में क्या होगी, अदर एक्सपेंसेस जैसे सड़कें वगैरह बनाना के खर्चे पूरे करने के लिए कितने पैसे चाहिए। अच्छा इंग्लिश आसान भी हो सकती थी, द एक्सपेंस, लेकिन उसने उल्टी लिखी है, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंस। तो अंग्रेजी पढ़ें, आसान बात भी कर सकता था वो, एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एफसीएफ। याद रखिएगा ये 81 वाले हैं, क्योंकि ये हेडिंग देखें क्या है, अब हाईलाइट की हुई मेरी बात पढ़ें, एक्सपेंसेस चार्ज बाय पाकिस्तान का आइन ऑन एफसीएफ एज इन 81, एंड एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, सड़कें वगैरह, अदर एक्सपेंसेस जो कि सजेस्ट किए गए हैं कि एफसीएफ से होने हैं, जो कि सजेस्ट किए गए हैं कि एफसीएफ से होने हैं। ओके नेक्स्ट, एक बात और भाई, ये लफ्ज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, कितने पैसे चाहिए खर्चे पूरे करने के लिए। दोबारा, कितने पैसे चाहिए खर्चे पूरे करने के लिए। डन। एंड शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, डे टू डे के खर्चे, और अदर एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, लिखें कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सड़कें वगैरह बनाना। ओके आगे बढ़ें जी। इसके बाद क्या होगा, आर्टिकल 81 वाले खर्चे जो है ना, नेशनल असेंबली के अंदर इनके ऊपर डिस्कशन होगी। आर्टिकल 81 वाले खर्चों के ऊपर नेशनल असेंबली में डिस्कशन होगी कि प्रेसिडेंट की कितनी तनख्वाह रखी जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कितनी तनख्वाह रखी जाए, लेकिन डिस्कशन के बाद वोटिंग नहीं होगी। डिसाइड करने की पावर गवर्नमेंट के पास ही होगी, जिस पार्टी के पास हुकूमत है। डिस्कशन होगी, वोटिंग नहीं होगी। का मतलब यह है कि मैं आपसे राय ले लूं कि एक्स्ट्रा क्लास करनी है या नहीं करनी, सारे अपनी राय दे दें, ये होगी डिस्कशन। फिर मैं एंड पे हाथ खड़े करवाऊं ना करवाऊं वो मेरी मर्जी है, वो मैं खुद मर्जी डिसाइड करूंगा। आपसे सिर्फ राय लेने का फायदा ये होगा कि मैं किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचूं। तो डिस्कशन होगी इनके बारे में, लेकिन इनके बारे में वोटिंग नहीं होगी। और ये तो आप सबमिट कर देंगे बिफोर नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के सामने आप सबमिट कर देंगे ये खर्चों की डिटेल फॉर रेजिंग ग्रांट। नेशनल असेंबली को कहेंगे अब आप हमें राय दो कि कैसे ग्रांट इकट्ठी की जाए। ग्रांट होता है चंदा, पैसा, कैसे चंदा इकट्ठा किया जाए कि सड़कें बन जाए। अब आप इसमें अपने मशवरे दो। इसमें शायद वोटिंग भी हो जाए कि अब ये कितने पैसे देने हैं, कितने नहीं देने। तो ये 2 बातें लिख लें। ओके अब दोनों खर्चों के बारे में डिटेल बता दें मुझे। नंबर 1, इनके बारे में डिस्कशन होगी, वोटिंग। ये नेशनल असेंबली के सामने पेश किए जाएंगे
ताकि वो मशवरा दे कि इनके लिए कैसे पैसे इकट्ठे किए जाएं। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, ये ना वो 81 वाले हैं। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ इन एनुअल बजट स्टेटमेंट, इन एनुअल बजट स्टेटमेंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ शैल बी डिस्कस्ड इन, ये नेशनल असेंबली में डिस्कस होंगे, लेकिन 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 वोटिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। और अगली बात, अदर एक्सपेंसेस, ये कौन से हैं? सड़कें बनाना। अदर एक्सपेंसेस शेल बी सब में, वो जरूरी नहीं कैपिटल और सड़कें बनाने के अलावा खंबे वगैरह बिजली के बिल भी हो सकते हैं हुकूमत के, कोई मसला नहीं और इसके। अदर एक्सपेंसेस शेल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग चंदा, ग्रांट इकट्ठी की जाए इनके लिए। द नेशनल असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट से हो सकता है वो एग्री करें या ना करें कि कई सड़कें ना बनाओ, कोई मसला नहीं, खैर थोड़े बहुत उछलू होंगे, खाना भी हजम हो जाएगा, खड्डे होते हैं तो खाना हजम हो जाता है। द असेंबली मे और मे नॉट एग्री टू द रिक्वेस्ट, it may also reduce the request for money और it may also reduce the request। ये कौन से वाले खर्चे हैं जल्दी बताएं? सड़कें बनाने वाले, जिनका हमने नाम कहा है अदर। it may reduce the request of money, आपने रिक्वेस्ट की कि अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर सड़कें बनाना। एक्सपेंसेस, असल में वो एक्सपेंस का लफ्ज यूज नहीं करा, वो बार बार लफ्ज यूज करें अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस, कितने पैसे चाहिए खर्चे पूरे करने के लिए। तो आपने बताया जी खर्चे पूरे करने के लिए चाहिए 5 अरब, असेंबली में और मे नॉट एग्री, या ऐसा भी हो सकता है असेंबली में एग्री बट इट मे रिड्यूस द डिमांड, कि 5 अरब नहीं चाहिए, कम कर लो, क्योंकि खर्चा तो पता ही नहीं कितना होना, खर्चा तो सड़क बननी शुरू होगी तो पता चलेगा। तो कितने पैसे चाहिए फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर, आपको नहीं पता आप कराची कितने में जाएंगे, लेकिन उसके लिए कितने पैसे चाहिए वो अब्बू से आप 15-20 हज़ार रुपए ले लें कि यार वो मुझे पहले दे दें। तो बात किसकी हो रही है, खर्चों की, या उसके लिए जो पैसे चाहिए उनकी। और डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब बस एक चीज रहेगी, इस पे प्राइम मिनिस्टर के साइन होने हैं। अच्छा ये बात उर्दू में पढ़ लें, सड़कें वगैरह बनाने के खर्चे नेशनल असेंबली में पेश करेंगे ताकि ग्रांट ली जाए, असेंबली शायद माने शायद ना माने, ये जो बात इट मे आल्सो रिड्यूस द डिमांड वाली और सारी। आखिरी बात जी, अब जी प्राइम मिनिस्टर इन पे क्या करेगा, साइन। प्राइम मिनिस्टर जो साइन करेगा तो इसका नाम शेड्यूल बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा? या एनुअल बजट स्टेटमेंट नहीं, इसका नाम क्या बन जाएगा? द पीएम शैल नाउ साइन, नाउ शैल नाउ, पीएम अब साइन करेगा आ शेड्यूल, एक शेड्यूल को, जिसमें क्या बताएगा, ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली, ग्रांट्स मेड बाय, ये कौन से वाली ग्रांट्स हैं? सड़कों वाली ग्रांट्स मेड। आपको पता है ग्रांट्स का लफ्ज तो सिर्फ इसके लिए यूज करे सड़कों वालों के लिए, बाकी के लिए ग्रांट्स का लफ्ज यूज नहीं करा। द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली एंड, अगली तो अंग्रेजी आपने याद कर ली हुई है पहले ही, कितने पैसे चाहिए उन खर्चों के लिए जो चार्ज ऑन एफसीएफ हैं। ये लफ्ज बार बार यूज होगा, खर्चे विच आर चार्ज ऑन एफसीएफ, आर्टिकल 81 वाले। अब मुझे बता दें इस लाइन का क्या मतलब है। लिखें, पीएम जिस शेड्यूल पे साइन करेगा वो एनुअल बजट वाली स्टेटमेंट से ज्यादा तनख्वाह नहीं हो सकती। पीएम जिस शेड्यूल पे साइन करेगा, पीएम जिस शेड्यूल पे साइन करेगा वो एनुअल बजट वाली स्टेटमेंट से ज्यादा तनख्वाह नहीं हो सकती प्रेसिडेंट की, वो एनुअल बजट वाली स्टेटमेंट से ज्यादा तनख्वाह नहीं हो सकती प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, तनख्वाह तो और भी लोगों की है, सिर्फ एक मिसाल दे दी। आप बताएं जी इस बात का मकसद, अगर डिसाइड हुआ एनुअल बजट स्टेटमेंट में ये तनख्वाह है प्राइम प्रेसिडेंट की 3 लाख रुपया, अब पीएम 3,20,000 रुपये साइन नहीं कर सकता, 2,80,000 कर सकते हैं, 2,50,000 कर सकते हैं, लेकिन 3 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता। अब किसके साइन हो गए? पीएम के। अब आखिरी काम रह गया है कि पीएम का साइन हुआ हुआ सफा दोबारा ले जाए नेशनल असेंबली में, लेकिन अब नो वोटिंग नो डिस्कशन, अब डिस्कशन भी नहीं, सिर्फ बरकत के तौर पे पेश कर दे सफा, ताकि पता चल जाए कि पीएम ने इस पे क्या कर दिया,
साइन कर दी। ये पीएम के ऊपर एक चेक होगा कि मेरा सफा दोबारा भी नेशनल असेंबली में पेश होना है। अब मुर्गी को कहीं दोबारा अंडा दे, द ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल, अब इसका नाम क्या बन जाएगा बोले, मोबाइल नहीं, अब इसका नाम बन जाएगा ऑथेंटिकेटेड शेड्यूल, शैल बी अगेन लेड बिफोर द, अगेन ना लिखें क्योंकि सफे का नाम शेड्यूल है, उसका नाम बजट था, शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली, शैल नॉट बी ओपन फॉर, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर वोट्स, ना डिस्कशन होगी ना वोट होगा। चलें इट्स ओवर, ये 3-4 अब ये लाइनें कुछ पढ़ा के मैं क्लोज कर रहा हूं क्योंकि फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अब सेल्स टैक्स का। लेकिन अब यहां तक जरा ज़बानी याद करें, पहले शुरू करें 80 से शुरू करें। बोलें जी, इन ईच फाइनेंशियल ईयर द फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर नेशनल असेंबली, क्या ले बिफोर, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस, इट विल बी कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट, इट विल शो सेपरेटली, पहले हाईलाइट वाला पढ़ें, इट विल शो सेपरेटली एक्सपेंस, जरा दूसरी क्लास में ना बोलें जरूर लेकिन प्लीज आहिस्ता थोड़ा सा, एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन, द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली अदर एक्सपेंसेस, द, लेकिन एक लफ्ज बीच में आपने पहले और डालने, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंसेस, ये हो गई जी एनुअल बजट स्टेटमेंट। नेक्स्ट किसी को याद हो, एक्सेलेंट, एक ने जवाब दे दिया है। अब इनके बारे में डिस्कशन होनी है, वोटिंग, दीज शैल बी क्या कहते हैं, सबमिटेड बिफोर नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट, अगली बात यह है, आसान हो गया, पढ़ें, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, ये कौन से वाले हैं, 81 वाले, शैल बी डिस्कस्ड इन अ वोटिंग विल, हाउएवर अदर एक्सपेंसेस शैल बी सबमिटेड टू फॉर रेजिंग द असेंबली मे और मे नॉट, इट मे ऑल्सो रिड्यूस द डिमांड, द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद द सजेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अगला किसी को याद हो, द पीएम शैल साइन अ शेड्यूल, याद करें, द पीएम शैल साइन अ शेड्यूल, इसमें वही दो बातें, नंबर 1 ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली फॉर सड़कें, ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली फॉर सड़कें, एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसेस चार्ज ऑन एफसीएफ, ये पैसे उससे ज्यादा नहीं हो सकते जितने पहले असेंबली में डिस्कस हुए थे। और आखिरी बात, ये जो सफा बने, शैल अगेन बी लेड बिफोर द नेशनल, इट शैल नॉट बी ओपन फॉर और नॉट बी ओपन फॉर वोट, ये तो ऐसे ही उसने लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस फ्रॉम एफसीएफ शैल बी कंसिडर्ड एज ऑथोराइज्ड व्हेन ऊपर वाला सारा तरीका इज फॉलोड, जब ऊपर वाला सारा तरीका फॉलो होगा तभी एक्सपेंस समझा जाएगा ऑथोराइज है, वरना नहीं। ओके, 2 मसले जी और उनका आसान सा हल, अब पिछली बातें सारी खत्म होगी। सेहत के लिए पैसा रखा था 10 अरब, कोरोना आ गया तो ज्यादा पैसा लेना पड़ा, या जंग के लिए पैसा नहीं रखा हुआ था और जंग के लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ गया, इन दोनों सूरतों में एक बजट आएगा जिसका नाम होगा, बोलें, सप्लीमेंट्री एंड, अगर किसी सर्विस के लिए पैसा अड़ जाए या न्यू सर्विस के लिए पैसा चाहिए तो क्या करें, अंग्रेजी वही आपने याद की हुई है, इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड ब्ला ब्ला ब्ला, गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द, अब क्या उनसा अंडा देंगे और इस अंडे का नाम क्या होगा, मेहमान आ जाए तो मुर्गी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मुर्गी प्लीज एक और, तो गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। आगे अंग्रेजी तो आसान है, इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड डेट ऑथोराइज्ड एक्सपेंस फॉर अ सर्विस इज इनसफिशिएंट, सेहत के लिए खर्चा कम पड़ गया और खर्चा फॉर अ न्यू सर्विस, जंग, खर्चा फॉर अ न्यू सर्विस इज रिक्वायर्ड which is not included in, अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनसफिशिएंट का मतलब पॉइंट बी है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, खर्चा एक्सीड ग्रांट, खर्चा एक्सीड, अब्बू ने आपको ग्रांट किया 5000, आपने बुक ली 6000 की, खर्चा एक्सीड ग्रांट, ऐसा हो सकता है। इसको क्या कहते हैं कि पैसे हुकूमत के पास पड़े हुए या इनसफिशिएंट हो गए हैं, तो आगे इनसफिशिएंट का मतलब लिखा हुआ है बस, तो डेफिसिट जो मर्जी कह दो, द फेडरल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज द एक्सपेंसेस फ्रॉम एफसीएफ फॉर दिस अगेन ले बिफोर द नेशनल असेंबली, अंडे जाके दें दोबारा। एक छोटा सा मसला और, पीएम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो साइन कौन करे, 4 महीने के लिए साइन करवा लें ताकि 4 महीने में पीएम वापस आ जाए,
और 4 महीने में साइन करवा के खर्चे करते रहें। साइन करेगी फिर नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली से मुराद है अब नेशनल असेंबली में जो भी फिर चेयरमैन या जो भी हो वो आपस में मशवरा करके किसी को तय कर देंगे, वो फिर डिसाइड कर देगा। तो आप बता दें, शायद पीएम पाकिस्तान में नहीं, तो साइन किससे करवाएं? द नेशनल असेंबली। बात खत्म होगी। फिर वोटिंग वगैरह कर लें और नेशनल असेंबली डिसाइड कर ले किससे साइन करवाने हैं वोट करके। द नेशनल असेंबली कैन मेक चंदा फॉर अंदाजन खर्चे फॉर अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल का अप्रूवल देगी या फॉर अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, नॉट मोर देन इफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है? साइन। इफ साइन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। साइन क्यों पेंडिंग है? बिकॉज पीएम गायब, क्योंकि पीएम गायब है। हमारा पीएम दे दो, हम पीएम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कैसा हो सकता है कि पीएम भी ना हो और नेशनल असेंबली भी ना हो? हाँ, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है और हुकूमत फौज के हाथ में आ जाती है, तो फिर कौन साइन करे? ऑब्वियसली फौज के हाथ में ये, तो फौज साइन कर देते। ऐसा भी हो सकता है नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए सारी। अब वह सिनेरियो पढ़ें, नेशनल असेंबली ही नहीं, ही कितना गलत लिखा हुआ है वैसे उर्दू में, नेशनल असेंबली ही नहीं। अगर नेशनल असेंबली क्या हो जाए? द फेडरल गवर्नमेंट। आमतौर पे पाकिस्तान के कल्चर में सामने रखें तो आईकैप के हाथ में आ जाती है हुकूमत, सॉरी फौज के हाथ में आ जाती है। आप अगर आईकैप प्रेसिडेंट बने तो हुकूमत पे कब्जा करेंगे फौज को साइड पे करके? ओके, इफ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड द आईकैप में द फौज में ऑथराइज द एक्सपेंसेस फ्रॉम एफसीएफ फॉर अंदाजन खर्चे फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन, अंग्रेजी वही ऊपर वाली इना, इफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ शेड्यूल इज पेंडिंग। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि नेशनल असेंबली सिरे से है ही नहीं। अब आप ऐसा करें, इसको रिवाइज कर ले सारे को, सारे चैप्टर को नहीं जो अभी पढ़ाया। इफ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज फाउंड ऑथराइज्ड एक्सपेंस फॉर अ सर्विसेज इनसफिशिएंट और एक्सपेंस फॉर न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड। इसको एक और एंगल से पढ़ें, और एक्सपेंस एक्सीड ग्रांट तो द फेडरल गवर्नमेंट कैन ले बिफोर द नेशनल असेंबली। और अगर पीएम नहीं है तो नेशनल असेंबली साइन कर दे, और अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट साइन कर दे। चैप्टर 21 निकालने, पेज नंबर 492। ये शायद मैं आपको जिंदगी का आखिरी या सेकंड लास्ट में मेडिकल करवा रहा हूं बस सेल्स टैक्स का। पेज 492, टेस्ट में चैप्टर 2 होगा और चैप्टर नंबर 22 होगा, 22, 21, चैप्टर 2 और चैप्टर 21। जहांगीर अली नहीं होता था वो, जहांगीर अली इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जे रन्स मल्टीपल बिजनेसेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017। हाँ जी भाई, पेज नंबर 492। टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर कितने %? टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, या छोड़ें आगे, छोड़ें आगे, बस सेल्स एग्जाम्प्ट गुड्स हैं, बस एग्जाम्प्ट है, बस आगे जिस मर्जी को बेचें आप, बस सेल ही एग्जाम्प्ट है, बस डैश लगा। चलें जी, परचेज, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, यार इसको कल देखेंगे क्योंकि कल परचेज की साइड पे मैं फेस पे सॉल्व करूंगा, आज सिर्फ सेल की साइड सॉल्व करनी है मैंने, तो परचेज में ये देख लेंगे कल। लेकिन फिलहाल परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 17%। आगे ये फॉर किसके लिए है वो फिर कल देख लेंगे। हाँ, एग्जाम्प्ट गुड्स परचेज की हैं, आगे हमें नहीं कंसर्न, चीजें ही क्या है, तो हमें कुत्ते ने काटा हम टैक्स दें, जीरो नहीं, जीरो का मतलब होता है जीरो रेट, फिर बस डैश लगा दें। एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट परचेज, चीजें तो टैक्सेबल हैं लेकिन खरीदी बुरे बच्चे से हैं, इग्नोर करेंगे, ये तो पहली क्लास में बताया था, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। डन हो गया। आगे इंक्लूड का लफ्ज ढूंढे भाईजान, बारात आई हुई आज, इंक्लूड 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 इंक्लूड, आप ढूंढे ऊपर, ये फिक्रा ढूंढे, इसमें मसला है नहीं है, इसमें है, ओके सॉरी। आगे चलें, टैक्सेबल गुड टू क्या होता है? सेल के लिए यूज होता है, परचेज के लिए? परचेज के लिए तो फ्रॉम यूज होता है, सेल। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, किसमें मसला है? 550 में।
टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। इस फिगर में मसले एक्सपोर्ट इंक्लूड, एक्सपोर्ट ये है ना, एक्सपोर्ट इंक्लूड, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड, एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई परचेज नहीं, एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड, एग्जेम्प्ट सेल, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड। ओके डन। अब इंक्लूड सारे उड़ाने लगा हूं मैं। चलें जी शुरू करते हैं सवाल। इन सारी फिगर्स को अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। वर्किंग टू अपॉर्शनमेंट, वर्किंग 3। यार आपका मुंह पक नहीं गया इनपुट आउटपुट बोल बोल के? नहीं पका। सेल्स टू रजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड, अपॉर्शनमेंट टैक्सेबल 0 एग्जाम, सेल इनपुट के लिए ना 3 लाइनें छोड़िएगा, और इनपुट मशीन इनपुट के लिए 3 लाइनें छोड़िएगा। समझ आया ना, कल भी ये किया था। चलें जी लेट्स स्टार्ट। गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर। मेरे ख्याल से ना इनको थोड़ा सा अंदर करके लिख लें क्योंकि इसमें अदर इंफॉर्मेशन में ना मसला है। गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड है 750 और टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड है 550। सेल रजिस्टर्ड बोलें और सेल अनरजिस्टर्ड 550। जल्दी करें यार, जल्दी करें, नोट करें। चपेड़ खानी यार, नोट करना यार। पीछे कॉपी पीछे जाओ, ले आओ, उधर जाने उधर चले जाओ। चलिए चलें जी आगे बढ़ें। सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स 50, सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स 50। परचेजेस को नहीं मैं कर रहा हूं, परचेजेस कल कर लेंगे, परचेजेस को कल कर लेंगे। चलें जी पहले एडजस्टमेंट करो। अच्छा नोट करें अभी, ठीक है, फिर कैमरा इधर ले आओ। किसी ने उठाया ही नहीं। क्योंकि ऐसे वो टीचर ने आगे कहा मेरी आंख नहीं खुली इसलिए आज मैं 2 घंटे लेट हो गया। फिर आप लोग क्यों होते हैं या? पॉइंट नंबर 1, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड ₹2 लाख सोल्ड टू जानने वाला एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%, सोल्ड एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%। तो ये फिगर किस पे पड़ी है? आम हालात में डिस्काउंट कितने हैं? अभी तक लोग नोट करें, एडजस्टमेंट को लिफ्ट नहीं करा रहे, हालांकि एडजस्टमेंट को तो लिफ्ट करानी होती है। तो बताएं जी सेल किस पे पड़ी है? इंक्लूड 2 लाख सोल्ड टू जानने वाला एट 25% डिस्काउंट। ये है जी रॉन्ग फिगर, ओरिजिनल फिगर निकलवाएं। 2 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 90, 240। अब रॉन्ग फिगर लिख लें 2 लाख और अपनी किताब पे ओरिजिनल फिगर लिख लें 240। ओके चलें जी, इसमें पड़ी है 200 निकालने। सेल टू परवीन, ओहो वो तो पहली क्लास में परवीन थी एसोसिएट, ये तो बस एसोसिएट लिख दें खाली। 240, कमाल कर दिया आपने 240। चलें जी आगे। लेला सुना हुआ आपने? लेला, अच्छा लेला का एक भाई आ जाएगा। पॉइंट 2, टैक्सेबल गुड्स सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड
इसमें पढ़ा है, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला, पता नहीं बलोचिस्तान में है शायद, तो बोल बेला, बेला इज इन बलोचिस्तान। तो बता दें ये कॉटेज इंडस्ट्री को हमने चीजें बेची हैं। तो मैंने आपको बताया था, बल्कि शायद आपने ही मुझे बताया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको बताया था या आपने मुझे, आपको याद आ रहा है कि मैंने बताया था आपको, शायद आपने मुझे बताया था, शायद एफबीआर ने हमें बताया था। आई कैप तो नहीं, अब एफबीआर लॉ बनाते हैं, आई कैप ने क्या लॉ बनाना है बेचारे ने, तो एफबीआर लॉ बनाते हैं। एफबीआर ने शायद हमें बताया था पेज नंबर 453 पर, थोड़ी सी तारें ले लो, तारों वाला लगा हुआ था, तारें ले लो। तो एक बंदा आया था, बुरा बच्चा, हमने उसकी जान ले ली थी, 100 वाली तार 120 में बेच दी थी। फिर जब तारें बेचने लगे तो कॉटेज इंडस्ट्री को हमने 100 वाली तार 117 की बेची थी। तो याद रखिएगा, जब आप एज अ बिजनेसमैन कॉटेज इंडस्ट्री को चीजें बेचें तो आपने 117 की बेचनी है, वो तो कॉटेज इंडस्ट्री की अपनी सेल एग्जाम्प्ट है जो खुद वो बेचे। तो होंडा वाले अगर कॉटेज इंडस्ट्री को गाड़ी बेचें तो 117 की बेचेंगे, बिल्कुल कोई मसला नहीं। 117 ये नहीं कि 100 की बेच देंगे, लूट में जीवी है, छोटी सी इंडस्ट्री 100 रुपए की गाड़ी खरीदी 117 की मिलेगी उसको। तो बता दें जी, वायर सेलर ने जब तारें बेची थी कॉटेज इंडस्ट्री को, तो कॉटेज इंडस्ट्री वाज लायबल टू बी रजिस्टर्ड या नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड? तो इसलिए हमने इसे 100 वाली तार कितने की बेची थी। और अगर वायर सेलर तारें बेचते सर आसिफ को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल को, तो ये लोग भी लायबल टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि ना ये मैन्युफैक्चरर, ना ये इंपोर्टर, ना ये डीलर, ना ये रिटेलर, ना ये इंपोर्टर, ये तो टीचर, तो ये एंड कंज्यूमर है। तो एक सवाल भी था जो संडे को होमवर्क में दिया था, जिसमें 2 सवाल थे, एक में लिखा होता सेल टू एंड कंज्यूमर। तो आप एंड कंज्यूमर को अगर चीजें बेचें तो 100 वाली चीज 117 की बेचेंगे, 120 की नहीं, बिकॉज ही इट नॉट लायबल टू बी। तो ये दोनों बुरे बच्चे नहीं है, इसलिए आप इनको 100 वाली चीज 100 की बेच दें, 117 की पढ़ें ओके। टैक्सेबल सेल्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीस, ये टू कॉटेज इंडस्ट्री। पेज नंबर कौन सा लिखा है आपने कॉटेज इंडस्ट्री को ऑनलाइन करके, जो हमने दिखाया अभी, पेज 453। क्या करूं जी, अगर इसको सेल टू अनरजिस्टर्ड में पड़ा रहने दिया तो पड़ा रहने की वजह से एंड पे इस पे लगेगा टिको, जब टिको लगेगा तो इस पे क्या लग जाएगा 3%। तू यहां से जा -200, अदर डालें इधर, अदर, ये सेल टू रजिस्टर्ड नहीं है, अदर्स, सेल टू लेला, सॉरी बेला, कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला, लेला, मेला। हमें कैसे पता चलेगा क्या कि बेला पाकिस्तान में है या नहीं? इसका एक आसान हल है, आप दुनिया के 250 मुल्क हैं उनके नाम जाके पढ़ लो, क्योंकि पाकिस्तान के सारे इलाकों के नाम नहीं पढ़ सकते। 5-7 मिनट निकालना, दुनिया के 250 मुल्क हैं उनके नाम पढ़ लेना। ओके, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला 200, डन जी। इसको कहते हैं रिक्लासिफिकेशन जी। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए वैसे। आगे चलें, आगे मेरे पास कोई हल नहीं है चीजों का, आगे पढ़ें। द रेस्ट ऑफ द गुड्स, फिगर बताएं, द रेस्ट ऑफ द गुड्स, ये बड़ी मजे की एडजस्टमेंट थी। द रेस्ट ऑफ द गुड्स, देखें इधर, अनरजिस्टर्ड बातें होगी, चलें ठीक है, इधर आप देखें, अनरजिस्टर्ड को सेल कितनी की 500 में से 220 कॉटेज इंडस्ट्री को, द रेस्ट 350, रेस्ट के ऊपर लिखें 350, बकाया बैलेंसिंग बची कुची द 350। अबे ये किसको बेची रहे तूने? द बकाया गुड्स वर सोल्ड टू अ तालीमी इदारा इन जोब, ये भी बलोचिस्तान में है। तो बकाया चीजें आपने किसी तालीमी इदारे को बेच दी हैं जो जोब के अंदर है। चलें जी आगे चलें। तालीमी इदारा हो या मैं और आप हों और हमें चीजें दुकानदार बेचे और दुकानदार हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे, तो हम हंस हंस के दुकान के कारपेट पर लोटपोट होंगे। हम कहेंगे आई एम नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। दुकानदार उठाएगा कारपेट साफ दुकानदार उठाएगा, उठा के कहेगा पुत्र ठीक है यार कोई मसला नहीं, यू आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। कारपेट क्यों तुम जो है वो यू आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। इसलिए बता दें, अगर एक बिजनेसमैन सेल कर दे ऐसे बंदे को जिसने आगे बेचनी नहीं है चीजें और बस इस्तेमाल करके जब खराब हो जाए तो फेंक देनी है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, इंपोर्टर है,
तो इसका मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अंडरलाइन करके लिखे एंड कंज्यूमर। ये एंड कंज्यूमर है, इसने चीजें बेच देनी है आगे, नहीं सॉरी इसने चीजें इस्तेमाल करके फेंक देनी है, तो ही इज नॉट लाइबल टू बी। आप बता दें क्या ये बुआ बच्चे, ये बुआ बच्चे, अच्छा बच्चे, तो इसका मतलब है इसको फिर 3% वाली में ना डालें, इसको निकालें यहां से। मुझे लग रहा है ये जगह खाली होने लगी है बिल्कुल। हाँ जाओ। सेल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन जोब पाकिस्तान 350। ओके तो कोई थोड़ी थोड़ी भूख मिट रही है सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल की, या लग रही है करके? अच्छा, बकाया गुड्स आपने बेची हैं किसी तालीमी इदारे को जोब में, तो इस सेल के ऊपर आप फर्दर टैक्स नहीं लगाएंगे, दोनों पे 3% नहीं लगाएंगे, तो इनको रिक्लासिफाई कर दिए, दोनों रिक्लासिफिकेशन के एडजस्टमेंट्स थी। नेक्स्ट, ये तो आसान सी है, क्रेडिट नोट अभी कल परसों ही पढ़ा। समझ आ गया? A credit note of 1 लाख रुपए was issued by JA to a customer। तो हम कौन है फिर? हम JA हैं, हमने कस्टमर को नोट इशू किया, हम कौन है फिर? सेलर। हम सेलर हैं, याद रखिएगा, कस्टमर को हमने इशू किया ना, तो इसका मतलब है हम सेलर हैं। ओके, हमने अपने कस्टमर को कोई नोट इशू कर दिया, इस नोट का नाम क्या है? क्रेडिट नोट। अब जरा जाके देखते हैं कि सेलर कौन कौन से क्रेडिट नोट इशू करता है। सेलर 2 क्रेडिट नोट इशू करता है, बुरे बच्चे से जब चीजें वापस आए या सेलर जब खुद प्राइस कम करे, 2 क्रेडिट नोट इशू करता है सेलर। डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट। इशू करने की वजह है रिडक्शन इन प्राइस, शुक्र है इसमें बता दें। अब इस डब्बे को हटा दें, यहां पे कुछ नहीं है। इशू करने की वजह रिडक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस रिड्यूस हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आपने क्रेडिट नोट तो पकड़ लिया डेटर क्रेडिट होने की वजह से। अगला चैलेंज जो कल था, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, थोड़ा सा इधर लाने, थोड़ा सा आगे जाने, और आपने ना सेल को ऐसे देखना है, सेल को, और कह रहे हैं आउटपुट कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, बोले आउटपुट कम हो रहा है, देखो आउटपुट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है। इस तरह आपने ना फील करना है थोड़ा सा, आउटपुट क्या हो रहा है? आउटपुट कम हो रहा है, यानी गवर्नमेंट को आपने नुकसान देना है। ठीक है, आउटपुट कम हो रहा है, गवर्नमेंट को आपने नुकसान देना है, जान ले लें गवर्नमेंट की। ये चीजें बेची थी आपने नवंबर में, यहां से भी पता चल गया हम सेलर हैं, बेची थी ये चीजें हमने बेची थी नवंबर में, कई हिंट अवेलेबल होते हैं, ये चीजें हमने बेची थी नवंबर में। अब मेरे ख्याल से कल मैंने इसको इस तरह किया था, हमारा न्यूमेरिकल फरवरी का, हमारा न्यूमेरिकल फरवरी का, नवंबर की सेल है, याद आया फरवरी में। अब ये चीजें याद आ रही हैं आपको जो कल इस तरह की थी, तो लिखें इस तरह, नवंबर की सेल है, याद आया फरवरी में। आउटपुट क्या करना है? कम करना है। नीचे उर्दू में लिखें, अभी तो 4 महीने गुजरे हैं, दिन गिनने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे ही पता चल रहा है, अभी तो 4 महीने गुजरे हैं, तो 180 डेज के अंदर अंदर हम गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तो 4 महीने गुजरे हैं, तो हम 180 डेज के अंदर अंदर गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, आए चले गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएं, उठें यार, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएं।
किस वर्किंग में जाऊं? मैं सिर्फ एक लाइन हाईलाइट कर देता हूं ताकि मसला खत्म हो जाए। सेल रिड्यूस करने जा रहा हूं, बस ये हाईलाइट करें, सेल रिड्यूस करने जा रहा हूं। वर्किंग वन या थ्री, वन तो परचेज के लिए होती है, सेल कम करने जा रहा हूं, वर्किंग 3 में कम कर दें। लेस सेल प्राइस में रिडक्शन कितना? लेकिन इससे तो हुकूमत को नुकसान हो जाएगा। बोले होने दें। क्यों होने दें? अभी तो 180 दिन नहीं गुजरे ना, तो हम हुकूमत को नुकसान पहुंचा सकते हैं कितने दिनों में? फिर भी वही बात, तो जो सवाल कहेगा फिर इसमें से कर देंगे। अच्छा जरी बात। तो अब आप मुझे बता दें कि डेबिट क्रेडिट नोट की हर वो एडजस्टमेंट जिससे हुकूमत को क्या हो, उस एडजस्टमेंट को सिर्फ कितने दिनों में किया जा सकता है? और ये 4 महीने अभी गुजरे, 180 दिन गिनने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा पता चल रहा है। तो इसलिए ये नुकसान हम हुकूमत को पहुंचा सकते हैं। चले जी, अब रिलैक्स हो जाते हैं और मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ 5 मिनट के लिए। पॉइंट 4 को आज पढ़ लेते हैं, करेंगे कल। आज पढ़ लेते हैं, करेंगे कल। और आपको पता है अक्सर परचेजेस में सेक्शन 8 ही होता है सारा। परचेजेस जो डेड करनी हो तो सेक्शन 8 ही होता है सारा, तकरीबन सारा ही सेक्शन 8 होता है, कोई कदू का इधर उधर की चीज होती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पॉइंट 4। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर सप्लायर इंक्लूड न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर ऑफ 2 लाख, जो कि इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। भाईजान इसको मशीन के तौर पे लेंगे, लाल के तौर पे इसको मशीन के तौर पे लेंगे, और कल हम इसे वर्किंग 1 में रीक्लासीफाई करेंगे। तो इंशाल्लाह इधर रीक्लासीफाई करके लिख लें, कल इंशाल्लाह मैं इसको डिस्कस करूंगा। जैसे मशीन पे परचेज रिकॉर्ड होती है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज रिकॉर्ड होती है। भाईजान ऑफिस के लिए आपने इक्विपमेंट खरीदा है 50,000 रुपए का, और जो परचेज किया आपने वेयर हाउस के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 50,000 परचेज और वेयर हाउस, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट आपने बाय किया वेयर हाउस के लिए, और आपने एयर कंडीशनर बाय किया अपने नए ऑफिस के लिए। तो मेरे भाई ये सेक्शन 8 के 1 का आई लगेगा, और आगे लिख लें इट इज फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट। इट इज फिक्स्ड एसेट, याद है शुरू वाली क्लास है, इट इज फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट, ये प्लांट नहीं है। अब देखते हैं जाके एसी और ऑफिस इक्विपमेंट कहां लिखा हुआ है। सेक्शन 8 में पेज 458 पर 2 लफ्ज लिखे हुए हैं, ऑफिस इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल चीजें, एसी। लेकिन अगर बट एक्सक्लूडिंग गुड्स फॉर सेल, अगर आपने इनको बेचने के लिए लिया आगे तो फिर इसकी परचेज अलाउड है, फिर कोई मसला नहीं। लेकिन इधर बेचने के लिए नहीं लिया, इधर मेरे ख्याल से ना मुझे लग रहा है मकसद लिखा हुआ है, देख लेने दे रहा, इसमें शायद मकसद लिखा हुआ है, मकसद लिखा हुआ है। इसको आपने लिया है फॉर नया दफ्तर, नए दफ्तर में और वेयर हाउस के लिए, इट इज नॉट अ मशीन, इसलिए इसकी परचेज क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। डन। तो कल हम इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा तीसरा बुलेट ट्राई कीजिएगा आप खुद, मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। आखिरी पॉइंट 4 पढ़ लेते हैं, बाकी सवाल आप जरा ट्राई करके आइएगा, कल डिस्कस कर लेंगे। ना टाइम मिला तो इधर तो करना ही है। वायरिंग एंड केबलें ऑफ 50,000 और बिजली की और सैनिटरी की फिटिंग्स, यानी फ्लैश, कमोड, ये सारी बेसन, बिजली और सैनिटरी की चीजें 90,000 रुपए की। दीज आइटम्स वर यूज्ड फॉर सेल, ये दीज आर बाउट फॉर सेल, ये सेल करने हैं ना 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 ना। दीज आइटम्स वर यूज्ड इन रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो लिखें इट इज फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट, इट इज फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट, नॉट अ प्लांट, नॉट अ प्लांट। ओके ये फिक्स्ड एसेट है, ये प्लांट ना है। इधर आए, मैं आपको बताऊं क्यों ना है, आप सुनना चाहेंगे क्यों ना है? ओके डायग्राम में ना जाओ, डायग्राम तो आपको पता ही होगी। These are the goods used in immovable property such as construction material, पेंटें, इलेक्ट्रिकल पाइपें, वायरें, केबलें। तो फैक्ट्री बिल्डिंग हो या ऑफिस बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग हो, उसके अंदर बंद कर लो पहले किताबें, उसके अंदर जो आप सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह सारी चीजें खरीद रहे हैं, ये परचेज आपको रिकॉर्ड करने की इजाजत ना है। क्लियर? एंजॉय करें, आ जाएं फिर सवाल के साथ। स्विमिंग पूल समझें सवाल को।
ऑफ कर दो रिकॉर्डिंग भाई, जरा बैठे रहें।